बीमा के सीमा के बारे में हम पिछले क्लास में बात किए थे, यानी लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन में जो बात किया गया था कि अंकीय मान का बीमा नहीं होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैविंग नो डायमेंशंस। उसके बाद हम बात किए थे त्रिकोणमितीय अनुपात का बीमा नहीं होता, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैविंग नो डायमेंशंस। उसके बाद था प्योर रेशियोज हैविंग नो डायमेंशंस, यानी शुद्ध अनुपात का बीमा नहीं होता है। उसके बाद एक था लॉगरिथमिक फंक्शंस हैविंग नो डायमेंशन, लघुगणकीय मान का बीमा नहीं होता है, या लघुगणकीय फलन का बीमा नहीं होता, जैसे log x, log y, log e टू द पावर x, e बेस x, log e बेस y etc. इन सब का कोई मात्रकीय बीमा नहीं होता है। उसके बाद बताए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैविंग नो डायमेंशंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यानी एक्सपोनेंट जो घात का अंक है, चरघातांक का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। ये सब हम बीमा के सीमा में बताए थे। इससे रिलेटेड सवाल कुछ करवाना था जो आज हम करवाएंगे। उसके बाद हम बीमा के उपयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के बारे में बात किए थे। तो पहला था कि टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन के हेल्प से, ये फर्स्ट था। दूसरा था टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा था टू चेकअप द रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी, दो और दो से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध की जांच करें। दो या दो से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध की जांच करने के बारे में हम बात किए थे। और एक था कि एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करते हैं बीमा के हेल्प से, यानी टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। और चौथा था दो या दो से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करना, यानी टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी। दो और दो से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध कैसे स्थापित करते हैं, इन सब के बारे में चर्चा किया गया था। तो इससे रिलेटेड एक सवाल भी किए थे। तो आज हम चौथे एप्लीकेशन से एक दो सवाल और कर लेते हैं, जैसे कि दो या दो से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध की जांच कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में संबंध स्थापित करने वाले सवाल में होता क्या है कि उसमें क्वेश्चन में दे देता है कि कोई एक भौतिक राशि डिफरेंट भौतिक राशि पर निर्भर करता है, तो इसके बीच बीमीय विधि से संबंध स्थापित करें। तो हमको उसी के बीमा का उपयोग करते हुए इसके बीच रिलेशन निकालना होता। जैसे क्वेश्चन लिखा रहे हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल टी जो है, सरल लोलक का आवर्तकाल बॉब यानी गोलक के द्रव्यमान m कोमा लोलक की लंबाई, लोलक जैसे मान लीजिए ये पेंडुलम है, तो पेंडुलम का ये बॉब है, बॉब को ही ये गोलक बोलते हैं, इसका मास m है, ये वेट mg, और इसमें जो लेंथ है इस लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं। तो ये जो आवर्तकाल T है, गोलक के द्रव्यमान m और लोलक की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करती है। इसके बीच बीमीय विधि से संबंध स्थापित करें। तो हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे? कुछ नहीं, आवर्तकाल T, गोलक के द्रव्यमान m, लोलक की लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करती है, सिर्फ इतना ये कहा है। तो हम बताए थे कि जिस जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है सबको समानुपाती कर देंगे। तो टाइम में तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर b, और टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g और g पर पावर c। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, L टू द पावर b और g टू द पावर c। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती नियतांक के रूप में k लिखेंगे, k m टू द पावर a, L टू द पावर b और g टू द पावर c, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि आवर्तकाल ये t है,
तो टी किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था ये हमको नहीं पता, हमको संबंध ही स्थापित करना होता है। तो जिस जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है सबको समानुपातिक कर लिया जाता है और सब पे पावर अपने मन से ABCD ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फोर्थ पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये किसी को नहीं पता। तो हम अपने मन से पावर ABCD ले लेते हैं और बाद में वो बीमा का काम है कि वो पावर कितना आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो बीमा खुद डिसाइड कर देता है कि इन दोनों के बीच क्या किस तरीके का समानुपाती है, मतलब वर्ग का समानुपाती है या तृतीय घात का समानुपाती है या चतुर्थ घात का समानुपाती है, इस तरीके से। तो ये समानुपाती नियतांक है। यहाँ समानुपाती नियतांक का कोई मात्रक या बीमा होता नहीं है। तो दोनों ओर बीमीय विधि से संबंध स्थापित करें। दोनों ओर बीमा लिखने पर, ऐसे लिखेंगे, दोनों ओर बीमा लिखने पर या बीमीय सूत्र लिखने पर भी कर सकते हैं। बीमा लिखने पर या बीमीय सूत्र लिखने पर। यहाँ है कि बीमा जब तक याद नहीं होगा तब तक ये संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ये समानुपाती नियतांक का कोई मात्रक या बीमा होता नहीं है। ये टी टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड के लिए जो आएगा बीमा, ये टाइम पीरियड के लिए जो बीमा आएगा m पर पावर 0, l पर पावर 0, चूँकि ना मास है ना लेंथ है, ना मास है ना लेंथ है और टाइम t है, m0 l0 t और k कुछ है नहीं, k समानुपाती नियतांक है। m मास है, मास मतलब द्रव्यमान है, तो m पर पावर कितना a, और ये l लेंथ है, लेंथ के लिए ये l पर पावर ये b, और g गुरुत्व त्वरण है, तो त्वरण के लिए जो बीमा आएगा l t पर पावर -2 और इस पे पावर c। सबको अगर एक साथ लिखेंगे तो m टू द पावर कितना हो जाएगा a, l आधार दोनों जगह समान है तो l टू द पावर b और यहाँ l टू द पावर c, आधार समान है तो पावर जुट जाएगा, तो l टू द पावर यहाँ से b और यहाँ से c, तो ये हो जाएगा b प्लस c, और t पर पावर यहाँ अकेले है t, तो पावर पर पावर विल बी मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा -2c। तो ये क्या हो जाएगा m0 l0 और t। अब इसको हम समजातीय सिद्धांत से हम इक्वेट करें तो समजातीय सिद्धांत क्या कहता है? समजातीय सिद्धांत कहता है मास का बराबरी मास करेगा, लेंथ का बराबरी लेंथ करेगा और टाइम का बराबरी टाइम करेगा। क्योंकि मास मास के ही बराबर हो सकता है, मास का भरपाई लेंथ नहीं कर सकता, या लेंथ में जो कमी होगा उसको टाइम पीरियड कमी पूरा नहीं कर सकता। तो हम लोग करते क्या हैं कि समजातीय सिद्धांत से लिखते हैं। समजातीय सिद्धांत से अगर हम लिखें, इसको बोलते हैं फ्रॉम होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल से क्या आएगा, मास का पावर मास के पावर के बराबर होगा, तो इसलिए A = 1 आएगा। A = क्या आएगा 1, और लेंथ का पावर लेंथ के पावर के बराबर आएगा, तो B + C = 0, तो B + C = क्या हो जाएगा 0, और टाइम का पावर टाइम के पावर के बराबर आएगा। तो देख लेते हैं कि टाइम का पावर अगर टाइम के पावर के बराबर आएगा तो -2c = 1, तो -2c = 1, तो c = -1/2, c = क्या हो जाएगा -1/2। तो यहाँ से b = लिख सकते हैं -c, तो b = -c, तो c का वैल्यू यहाँ आया -½ तो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा +½ अब देखिए ए बी सी सबका वैल्यू आ गया, तो सबका वैल्यू जैसे ही आ गया तो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। लिखते हैं a, b तथा c का मान, a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो t = आ जाएगा k m पर पावर a, तो a का वैल्यू कितना है, तो m, अच्छा देखेंगे a का वैल्यू देखो m पर पावर यहाँ a था और यहाँ m पर पावर 0 था,
तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो और बाद बाकी l का पावर l के पावर के बराबर, तो यहाँ l पावर 0 है या l पावर b प्लस c है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसी तरीके से t का पावर t के पावर के बराबर होगा, तो t पर पावर नहीं कुछ है, यहाँ तो 1 है और यहाँ -2 है, तो -2c इक्वल टू 1, तो सॉल्व कर लिया गया। तो k m पर पावर a का वैल्यू कितना 0 और l पर पावर b, तो b का वैल्यू कितना है तो हाफ, और g पर पावर c, तो c का वैल्यू कितना -हाफ। तो m पर पावर किसी भी संख्या पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, तो उसका कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। l पर पावर हाफ, g पावर -हाफ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को अगर एक साथ लिखने हैं तो k l/g, इस पूरे पर पावर क्या लिख सकते हैं, हाफ, तो पूरे पावर हाफ, तो देखते हैं √l/g लिखा जाएगा। तो संबंध स्थापित करने की जहाँ तक बात थी, तो संबंध स्थापित यहाँ तक हो चुका है कि टाइम पीरियड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता। लेकिन ये डायमेंशन मेथड का एक डिमेरिट है कि कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो नहीं बताता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ये हमको याद रखना पड़ता है। तो हम अपने मेमोरी से अगर याद रखें तो k का वैल्यू यहाँ 2π आएगा। अगर याद नहीं भी हो तो संबंध स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित ऑलरेडी हो चुका, तो हम यहाँ भी छोड़ सकते थे, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2π √l/g। l क्या, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, g क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फ्रॉम एक्सपेरिमेंट आता है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट आता है। ये याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। ये डायमेंशन मेथड का डिमेरिट है कि कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिखा पाता या नहीं बता पाता है, तो ये हम लोग अपने मेमोरी से काम करते हैं। ये था दूसरा एप्लीकेशन कि दो या दो से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जाता है। और भी अगर एग्जाम्पल हम देखना चाहें कि दो या दो से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जाता है, तो एक आध सवाल और हम देखते हैं। तो जैसे कोई भी भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करने अगर दे दिया जाए, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे, तीसरे और चौथे फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करता है। केवल इतना बता देगा कि निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है इस बात का चर्चा नहीं करता है, और वो डायमेंशन खुद डिसाइड कर देगा कि ये किस तरीके से निर्भर करता है। मतलब वर्ग के समानुपाती होता है, या तृतीय घात के समानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है, या वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके का जो संबंध है वो डायमेंशन खुद डिसाइड कर लेता है। तो डायमेंशन पे पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। पूरे फिजिक्स का लगभग निचोड़ यहाँ देखने को मिलता है, और पूरे फिजिक्स पे हम पकड़ बना सकते हैं अगर इस चैप्टर को अगर हम सही तरीके से पकड़ बनाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक और क्वेश्चन इससे चौथे एप्लीकेशन से कराते हैं कि दो या दो से अधिक भौतिक राशि के बीच कैसे संबंध स्थापित किया जा सकता। जैसे मान लें कि F एक विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स यानी श्यान बल है। बोलेगा कि ये श्यान बल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर और नली की त्रिज्या r पर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले वेग v पर निर्भर करती है। देखिए फिर से हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। बोलेगा श्यान बल यानी विस्कस फोर्स F जो है, द्रव के श्यानता गुणांक ईटा, नली की त्रिज्या r यानी जिस पाइप में पानी फ्लो कर रहा है उस पाइप के त्रिज्या की बात यानी रेडियस की बात कर रहा है, और उसके अंदर जो लिक्विड का वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v की बात कर रहा है, और ये ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। हिंदी में बोले तो ये श्यानता गुणांक है। दो वस्तु मतलब दो लिक्विड के लेयर के बीच जो अपोजिट फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को विस्कस फोर्स कहते हैं। तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो इसी को हम लिखते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईटा, ईटा द पावर ए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और R पर पावर B, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V पर पावर C। सबको एक साथ लिखेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा द पावर ए, R टू द पावर B और V टू द पावर C। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती नियतांक के रूप में हम k डालेंगे। समानुपाती नियतांक के रूप में हम क्या डालेंगे, k।
तो k इज इक्वल टू ईटा टू द पावर a, r टू द पावर b और v टू द पावर c। तो ये जो k है ये समानुपाती नियतांक है, इसका कोई बीमा उमा यहाँ लिखाता नहीं है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोनों ओर बीमीय सूत्र हम लिखेंगे, तो दोनों ओर बीमीय सूत्र लिखने पर, दोनों ओर बीमीय सूत्र लिखने पर, दोनों ओर जैसे बीमीय सूत्र लिखेंगे तो ऑन राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड, अगर अंग्रेजी में जिसको लिखना हो, ऑन राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड, तो एफ बल है, तो बल के लिए डायमेंशन क्या आएगा, एम एल और टी पर पावर -2 के समानुपाती नियतांक है, इसका कोई बीमा आएगा नहीं। ईटा के लिए जो बीमा आता है एम एल पर पावर -1 और टी पर पावर -1, ये ईटा श्यानता गुणांक है। आर त्रिज्या है, त्रिज्या एक तरीके का दूरी है या लंबाई है, इसके लिए जो बीमा आएगा वो एल आएगा। और भी वेग है, वेग के लिए जो बीमा आएगा एल और टी पर पावर -1 और इस पे पावर क्या आ जाएगा, सी है। तो ये क्या आएगा, एम एल और टी पर पावर -2। अगर सबको एक साथ हम लिखें तो मास अकेले है, तो यहाँ से पावर, अच्छा ईटा पर पावर ए था तो यहाँ भी पावर ए डालेंगे, तो m पर पावर यहाँ से a आएगा, m पर पावर यहाँ से क्या आएगा, a आएगा, m पर पावर a। अब हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ तीन जगह, तो यहाँ से पावर -a, l पर पावर -a और यहाँ से पावर प्लस b और यहाँ से पावर +c और t पर पावर यहाँ से -1 गुना a तो -a और यहाँ से -1 गुना c तो -c। तो अब हम समजातीय सिद्धांत से हम बात करते हैं, समजातीय सिद्धांत से अगर हम बात करेंगे तो फ्रॉम होमोलोगस प्रिंसिपल्स, तो होमोलोगस प्रिंसिपल्स में फिर से वही आएगा कि मास के बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा और टाइम के बराबर होगा। तो जो सॉल्व करेगा उसके इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे, जो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो m पर पावर यहाँ से a है और m पर पावर यहाँ से 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। यहाँ से अब l पे पावर यहाँ 3 है और यहाँ l पे पावर 1 आएगा, तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इससे बढ़िया t का पावर इक्वेट कर लेते हैं। तो t पर पावर यहाँ क्या, -1 और -c और t पर पावर यहाँ क्या, -2, तो a प्लस c इज इक्वल टू 2, माइनस दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो c इज इक्वल टू 2 माइनस a, चूँकि a का वैल्यू 1 है तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो 2 - 1 मतलब c इज इक्वल टू 1, यहाँ c कितना आ गया, 1 आ गया। अब उसी तरीके से हम फिर से लेंथ के पावर के बराबर करते हैं, तो लेंथ के पावर के बराबर अगर हम करें तो लेंथ का पावर यहाँ कितना, तो लेंथ का जो पावर है यहाँ से ये -a, लेंथ का पावर कितना, -a प्लस b प्लस c, तो लेंथ का पावर -a प्लस b प्लस c और यहाँ लेंथ पर पावर क्या है, तो 1। तो देखो अगर हम बात करें a c, तो b की बात करें तो a प्लस 1 प्लस a और ये क्या हो जाएगा, -c, तो b इक्वल टू 1 प्लस a का वैल्यू कितना, 1 और c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू -1, तो 2 - 1 तो क्या होगा, 1, तो b इज इक्वल टू 1, इसलिए b कितना आ गया, 1। तो a b c का जो वैल्यू है पुनः समीकरण 1 में हम रखेंगे, तो लिखते हैं a, b तथा c का मान, a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो देखेंगे f इक्वल कितना आएगा, k ईटा टू द पावर a, ईटा टू द पावर a का वैल्यू कितना, तो 1, और उसके बाद है r टू द पावर b का वैल्यू कितना है, तो 1, और v टू द पावर c का भी वैल्यू कितना है, तो 1। तो f इक्वल टू आ जाएगा k ईटा r v, और k का वैल्यू कितना होता है, k का जो वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आता है, ये फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ये 1 आता, कहाँ से आएगा, तो एक्सपेरिमेंट से आता, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट
फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट्स आया तो एफ इक्वल टू आ जाएगा ईटा, अच्छा सॉरी के का जो वैल्यू आएगा यहाँ 6 पाई आता है एक्सपेरिमेंट से, कितना आता 6 पाई, तो एफ इक्वल टू जो यहाँ आएगा तो 6 पाई ईटा आर भी, कितना आ जाएगा 6 पाई ईटा आर भी। ऐसे रिलेशन इस्टेब्लिश करने की अगर बात हो तो यहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन ये बीमीय विधि का ये एक डिमेरिट है कि कांस्टेंट का वैल्यू यही नहीं बता पाता है, तो कांस्टेंट का वैल्यू ये एक्सपेरिमेंट से आता है जो हमको याद रखना पड़ता है, तो ये यहाँ 6 पाई आता है। तो चलिए आज भर 1-2 क्लास और इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, जिसमें एरर के बारे में बात होगा, या उसमें और सिग्निफिकेंट डिजिट की भी बात होगी, और अप्रॉक्सीमेशंस, यानी अप्रॉक्सीमेशंस का भी कुछ रूल है, उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी करवाना होगा, तो एग्जाम्पल करवाना होगा, तो हम उसके बारे में भी कुछ चर्चा और भी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एक और एप्लीकेशंस हम करवा देते हैं। कुछ नहीं, इसमें है क्या कि जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, सबको अपने मन से हम समानुपाती कर लेते हैं, और अपने मन से पावर ABCD XYZ जो लेना है ले लेंगे। बाद में वो डायमेंशन खुद डिसाइड कर देता है कि ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या आने वाला है। तो जैसे मान लीजिए कि एक बार और हम कह दें कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो F है, जब कभी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r और वस्तु का द्रव्यमान m, और ये जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है ये ओमेगा। तो देखो ये जो विस्कस फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये F, वस्तु के द्रव्यमान m और इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r पर निर्भर करती है। इस तरीके का क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन बोलेगा अभिकेंद्र बल F, वस्तु के द्रव्यमान m, उसके कोणीय वेग ओमेगा और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करती है, इसके बीच बीमीय विधि से संबंध स्थापित करें। तो हम सबको जिस फैक्टर पे डिपेंड करती है सबको अपने मन से समानुपाती करते हैं। तो समानुपाती करके m पर पावर a, ओमेगा पावर b और r टू पावर c कर दिए। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती नियतांक के रूप में क्या आएगा, तो m टू पावर a, ओमेगा टू पावर b, r टू पावर c। पहले से पता है कि इस समानुपाती नियतांक का कोई बीमा यहाँ आता नहीं है, तो दोनों ओर हम बीमीय सूत्र लिखते हैं। दोनों ओर बीमीय सूत्र लिखने पर, बीमीय सूत्र लिखने पर दोनों ओर जैसे बीमीय सूत्र लिखेंगे तो F बल है, तो बल के लिए बीमा क्या आएगा, mL/T⁻², और ये के समानुपाती नियतांक है, इसके लिए कोई बीमा नहीं आएगा। m मास है, तो मास के लिए बीमा क्या आएगा, m टू पावर क्या आ जाएगा, m पर पावर a, और ये ओमेगा का जो कोणीय वेग है इसका जो मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड होता है, तो रेडियन के लिए कोई बीमा आता नहीं, तो सेकेंड यानी t पर पावर -1, इस पर पावर b, और r त्रिज्या है, त्रिज्या एक तरीके का दूरी है, तो दूरी के लिए जो बीमा आता है ये l आता है, और l पर पावर c। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो m पर पावर a और l पर पावर c और t पर पावर -b, इस तरीके से ये आएगा, तो mL/T पर पावर -2। अब जिस पे समजातीय सिद्धांत से अगर हम बात करें, समजातीय सिद्धांत से या फ्रॉम होमोलोगस प्रिंसिपल या फ्रॉम होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स, मास इज इक्विवेलेंट टू मास, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और l का पावर l के पावर के बराबर होगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और टाइम का पावर टाइम के पावर के बराबर होगा, तो -b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो a b c का वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू k, और m पर पावर a मतलब 1,
आर पर ओमेगा पावर बी, बी इज इक्वल टू 2 और आर पर पावर सी, सी इज इक्वल टू 1, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा के एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आता है के का वैल्यू यहाँ 1 आएगा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग से इसका जो मान आएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, तो 1 आता, तो एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये एक संबंध स्थापित हो गया। हालांकि संबंध स्थापित यहाँ भी हो चुका था। कांस्टेंट का वैल्यू अगर याद हो तो आगे प्रोसीड कर देंगे तो इससे एग्जैक्ट फार्मूला आ जाता है। तो इसी तरीके से और भी अलग अलग भौतिक राशि अलग अलग भौतिक राशि पे डिपेंड कर सकता है। तो जो कोई भी भौतिक राशि डिफरेंट भौतिक राशि पे डिपेंड करेगा, सबको इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे, सबको अपने मन से समानुपाती कर लेंगे, पावर ABCD चढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में कैसे बदलते थे उससे एक दो टेढ़ा मेढ़ा सवाल भी हम बनाते हैं। तो बीमा के उपयोग में हम ये भी बताए थे कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसमें एक फार्मूला आया था, शायद आपको याद हो, पिछले क्लास में हम बात किए थे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये भी फार्मूला था। इसी से हम एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलते हैं। तो जैसे आज हम एक बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका वैल्यू था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को अगर पूछ दे, ये SI यूनिट में इतना है, इसी को पूछ दे कि CGS यूनिट में कितना होगा, हाउ मच डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, इस तरीके से। तो न्यूटन के बदले CGS में क्या आएगा डाइन, मीटर के बदले क्या आएगा सेंटीमीटर, केजी के बदले क्या आएगा तो ग्राम, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये कैसे बदलेंगे, तो देखो हम पुनः यही फार्मूला याद करेंगे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। बीमा एक्चुअल में होता क्या है कि बीमा का उपयोग हम बना रहे हैं, लेकिन बीमा होता क्या है, मात्रक के हेल्प से ही तो हम बीमा निकालते हैं। मात्रक पे पकड़ अगर अच्छा हो तो बीमा का ज़रूरत भी यहाँ नहीं पड़ेगा। तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो हम देखेंगे N1 कितना है, तो 6.67 इंटू 10⁻11, ये N1 है। U1 क्या है, तो U1 है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हम मात्रक से ही काम कर लेंगे। तो चूँकि मात्रक से ही बीमा निकाला जाता, तो बीमा नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। जैसे न्यूटन किसको बोलते थे, तो न्यूटन बोलते थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाद बाकी और क्या था, तो मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। अब सबको एक साथ लिखेंगे तो केजी पावर यहाँ से +1, यहाँ से -2, तो केजी पे पावर -1, यहाँ से मीटर पावर +1 और यहाँ +2, तो 1 + 2 तो 3, तो m पर पावर 3, सेकेंड पावर -2, ये U1 हुआ। तो U2, अच्छा N2 तो हमको पता नहीं है, और U2 क्या है, U2 है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पर ग्राम स्क्वायर। तो डाइन को हम लिख सकते हैं ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पर ग्राम स्क्वायर। तो ग्राम और पर ग्राम स्क्वायर को हम लिखना चाहें तो ग्राम पर पावर -1, सेंटीमीटर पावर 3 और सेकेंड पावर -2। तो N1U1 इक्वल टू N2U2। तो N2 इज इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो N1U1 बटे U2। तो N1 का वैल्यू कितना, तो 6.67 इंटू 10⁻11। U1 कितना, तो U1 को हम लिखेंगे पर केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, और U2 कितना, तो U2 है पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकेंड स्क्वायर। तो पर सेकेंड स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बात करेंगे N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, और ये केजी और ग्राम दोनों को एक साथ हम लिख देते हैं।
तो केजी, और चूँकि दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है और दोनों पे पावर -1, तो एक ही बार चढ़ा दिए -1। मीटर और सेंटीमीटर को एक साथ लिख देते हैं और इस दोनों पे पावर -3, तो नहीं -3 नहीं +3, तो चलिए +3। तो अब ये कितना हो जाएगा 6.67 × 10⁻11, और ये केजी और ये ग्राम, तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, और ये इस पे पावर -1। 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, इस पे पावर 3, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 6.67 × 10⁻11, और ये 10 पर पावर 3 और उस पर पावर -1, तो पावर विल बी मल्टीप्लाई, तो 10 पावर -3 हो जाएगा। 1000 को हम 10 पर पावर 3 लिखेंगे और 3 और उस पर पावर -1, 3 गुना -1 -3, और यहाँ 100 को 10 पावर 2 और उस पर पावर 3, तो 10 पर पावर 6। अब देखेंगे ये 6.67, तो आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो -14 +6, तो -14 +6, तो ये हो जाएगा -8, तो N2 = इतना। अगर हम बात करें कि सीजीएस यूनिट को, ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर = 6.67 × 10⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इस तरीके से एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में हम बदल सकते हैं। इसी तरीके का 1-2 और हम सवाल दे देते हैं, आप लोग घर से ट्राई करेंगे इसको बनाने का। नहीं बनेगा तो हम पुनः क्लास में इसको रिपीट कर देंगे या अगले वीडियो में भी हम इसको बता देंगे। जैसे आपको पूछ दे कि 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर = हाउ मच डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मच डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कन्वर्ट करने वाला एक सवाल है। इसी तरीके से एक सवाल और हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 8 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड = हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये भी कन्वर्ट करना आसान है, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से 1-2 और सवाल के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए 4 न्यूटन पर मीटर, या जैसे मान लीजिए 4 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर = ये सवाल और ये सवाल लगभग सेम हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा इसको बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए 4 केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर = हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग कन्वर्ट करके एक बार ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अब देखते हैं, एक थोड़ा सा इसके लिमिटेशन से सवाल बच गया है, लिमिटेशन से सवाल और एक त्रुटि यानी एरर, वो एरर और सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसको भी हम जल्दी ही क्लियर करेंगे। आज भर इतना ही छोड़ते हैं, चलिए।